हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 24 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में जो बात की गई है वो जॉब्स को लेकर की गई है। किस प्रकार से जो ये पेंडेमिक से पहले का जो टाइम था, 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जॉब्स का जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उसमें किस प्रकार से जो प्रॉफिट है उसका भी लॉस हो रहा है और जॉब का भी लॉस हो रहा है, उसके उसको लेकर बात की गई है कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें किस प्रकार से जो लॉस है वो प्रॉपरली बढ़ता जा रहा है और जॉब्स जो हैं वो इसमें नुकसान हो रहा है। 2020 का ये जो डाटा है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, पेंडेमिक से पहले का डाटा है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो ओएनजीसी को लेकर बात की गई है, ओएनजीसी तो लगातार प्रॉफिट में ही रहता है। यहाँ पर जो लॉस के लिए जो मेजर कंपनीज को रेस्पॉन्सिबल माना है उसमें फर्स्ट तो एक एयर इंडिया है और दूसरा जो है वो बीएसएनएल है। बीएसएनएल और एयर इंडिया दोनों का जो प्रॉफिट लॉस होने का जो मेन कारण है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके कारण इसका जो मेजर लॉस है वो होता है। प्राइवेट लॉ प्लेयर्स में एयर इंडिया का जो प्राइवेट जो एयरपोर्ट्स पे अपने जो प्राइवेट फ्लाइट्स चलती हैं उनके कारण इनको लॉस होता है। जो सरकारी जो फ्लाइट्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ कम रहती हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है, तो इसीलिए इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा जो कस्टमर बेस है वो मिल जाता है। साथ ही इसके जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में भी भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे ये एक दूरसंचार कंपनी है भारत की और गवर्नमेंट कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है। तो इसमें भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि वोडाफोन है और इस तरीके के एयरटेल हैं, इन इनके कारण जो कस्टमर का बेस है वो इन प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा है। बीएसएनएल में जो कस्टमर का विश्वास है और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, इसी वजह से ये दोनों कंपनीज हैं वो लगातार लॉस में रहती हैं। और बताया गया है कि जो इन दो कंपनीज का में जो इस प्रकार का जो डाटा अभी आया है उसमें ये पता लगा है कि बीन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इसमें 2 लाख जॉब्स का कम से कम जो लॉस है वो हो चुका है। तो इस प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं कई जो हैं वो 6 ईयर लो जो उनका प्रॉफिट है वो इस बार दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं है, जो रेगुलरली जो प्रॉफिट में जो कंपनीज चलती हैं जैसे कि ओएनजीसी हैं और अदर एनटीपीसी हैं, उनके प्रॉफिट में भी काफ़ी कमी आई है। उनके प्रॉफिट में भी आप देखेंगे जो रेगुलर जो उसमें श्रिंक जो है वो होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप स्थिति देखेंगे तो करीबन आपको पता लगेगा कि जो 31,000 के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट अब 44,000 के समथिंग के प्रॉफिट से 31,000 के करोड़ के प्रॉफिट पर चला गया है। तो इसी प्रकार से जो प्रॉफिट में जो कंपनीज चल रही थी उनके प्रॉफिट में भी लगातार जो है वो कमी आती जा रही है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसमें डाटा में यही बात बताई गई है कि कम से कम 2 लाख जो वर्क फोर्स हैं उनका कमी हुई है। 217 पीएससी जो हैं, सीपीएससी जो हैं, उसमें 2 लाख के तकरीबन जॉब्स जो हैं फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक जा चुकी हैं। 2 लाख जॉब्स का यहाँ पे नुकसान हो चुका है, 2 लाख लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है। और इसी प्रकार अगर आप चेंज देखेंगे तो 76% जो है सीपीएसई हैं उन्होंने लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड किया है और इसी फाइनेंशियल ईयर 20 में। और जो जॉब्स हैं वो तो 33% जो है उनका इसमें नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार का डाटा आज इसमें प्रदर्शित हुआ है कि जो कुल मिला के पेंडेमिक से पहले की स्थिति भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थे उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं बताई जा सकती है और उसमें भी जो जॉब है उनका लॉस रेगुलरली हो रहा था। तो इसीलिए जो ये पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं इन्हें रिवाइव करने की बहुत ही आवश्यकता है। और बीएसएनएल जैसी जो कंपनी है जिसमें जो एक कम्युनिकेशन कंपनी है, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसे अगर फुट पे अगर बार फुट पे अगर इसके साथ में काम किया जाए और अगर इसे एकदम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और सरकारी कंपनी है तो इसमें पब्लिक का बहुत ही विश्वास होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जो बीएसएनएल के रिचार्ज वगैरह हैं वो काफ़ी
कॉस्टली होते हैं। इसकी सिम भी एक समय था, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक समय था जब इसकी सिम लेना भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। तो इसी की वजह से जो पब्लिक का जो रुझान है वो बीएसएनएल की तरफ से घट गया है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से इन उनकी तरफ जो इसका रुझान है वो बढ़ गया है। इसी वजह से ये कंपनीज आज लॉस में है। तो इन्हें रिवाइव करने की तुरंत आवश्यकता है, जिससे कि जो जॉब का लॉस है वो यहीं पे रुक जाए, और जो ये कंपनीज हैं, बड़े स्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों में इन्वॉल्व है, इन कंपनीज में इन्वॉल्व है, तो उसे नुकसान नहीं पहुंच पाए। तो यही बात इस डाटा पॉइंट में आज के बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हमारे देश में जो सीवियर साइक्लोन्स आ रहे हैं रेगुलरली, उनके बारे में बात की गई है, और उनके मैनेजमेंट को लेकर बात की गई है कि किस प्रकार का मैनेजमेंट जो है हमें आने वाले समय में करना चाहिए। तो ताउते और जयास अभी मई में हमारे यहाँ पर आए थे, और एक तो उड़ीसा के कोस्ट से आया था और एक गुजरात के कोस्ट से आया था। तो इसी प्रकार जो मई के महीने में ही ये दोनों आए थे, मई 17 को एक आया था और मई 26 को दूसरा आया था। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो इसमें जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर नुकसान होता है, सीवियर लॉस होता है, जान का भी नुकसान होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस होता है। तो इस लॉस को देखते हुए हमें इस प्रकार का मैनेजमेंट करना चाहिए, इस प्रकार की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो इसमें अर्ली वार्निंग्स का जो सिस्टम है वो हमें प्राप्त हो जाए, और अर्ली वार्निंग्स के जरिए जो हम इसमें लॉस को कम कर सकते हैं वो लॉस बहुत ही कम हो, और जो जान का नुकसान है वो भी बहुत कम होना चाहिए। और सी सरफेस का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट हमें झेलना पड़ता है। और ये सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने से जो इनकी नंबर है साइक्लोन्स का, वो साइक्लोन्स का बढ़ गया है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो ह्यूमन को है वो अपने लेवल पर ही जो मेजरमेंट हैं वो लेने पड़ेंगे, और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि अर्ली वार्निंग जो है हमें प्राप्त हो जाए। अर्ली वार्निंग के बाद में उनका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हम लोग करें। इसी प्रकार से जो लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं और कोस्टल एरिया के लोगों को जो प्रॉपर शेल्टर है वो प्रोवाइड किया जाए, तो इस प्रकार से उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं रहेगा, और कोई लॉस भी इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। डिजास्टर मिटिगेशन के लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि जो किसी भी डिजास्टर के आने पर जो हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले, जैसा कि उड़ीसा ने जो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन या मैनेजमेंट अथॉरिटी का डेवलपमेंट किया है, और साथ ही उन्होंने जो रैपिड एक्शन फोर्स का भी इसमें यहाँ पर तैयारी की गई है। तो इसी प्रकार की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है वो करना आवश्यक है। आप देखेंगे कि लगभग 96 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स कोस्टल एरिया में हमारे आते हैं। तो इसी को लेकर इसमें बात की गई है कि एक लॉन्ग टर्म की मिटिगेशन अगर हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें इस प्रकार का जो सिस्टम है वो तैयार करना होगा जिससे कि डिजास्टर का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से और बहुत ही प्लान तरीके से किया जा सके। इसमें आज के इस आर्टिकल में कुछ डाटा जो है वो प्रदर्शित किया गया है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। इस डाटा में आप देखेंगे कि सबसे पहले बताया है कि जो ताउते और यास था जो अभी इस मई के महीने में 2021 में कॉस्ट पे आए थे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज था वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था, जिसमें 199 जो लोग हैं वो मारे गए थे और 37 मिलियन पीपल जो है वो इससे अफेक्ट हुए थे। और इसका जो लॉस है वो 320 बिलियन के समथिंग आंका जा रहा है। तो इसी तरीके से क्रॉप एरिया का नुकसान भी 0.24 मिलियन हेक्टेयर हुआ था, और 0.45 मिलियन हाउसेज जो हैं इसमें डैमेज हो गए थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत ही भारी नुकसान ताउते और यास के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और साइक्लोन का जो शेल्टर और रिलीफ कैंप है वो इन दोनों स्टेट्स में तैयार किए गए थे, उन्हें भी खाली करवाना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति इन साइक्लोन्स में बन गई थी। तो इस प्रकार एक बहुत ही स्ट्रांग डेवलपमेंट इस
क्षेत्र में करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम्स है वो वापस से देखने को नहीं मिले। और सी सरफेस एरिया का जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में काफ़ी बढ़ गया है, उसकी वजह से ये जो साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और बार बार ये साइक्लोन आ रहे हैं। जियो क्लाइमेट कंडीशंस इसमें चेंज हो गई हैं, तो इसीलिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि जो 7% ग्लोबल ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका नंबर इसी वजह से बढ़ गया है। और हर साल जो 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में बनते, अरेबियन सी में बनते हैं, और इसमें से 2 3 जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर के समथिंग है, और 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे लगभग आते हैं, जिसमें 262 मिलियन जो पीपल हैं वो रहते हैं। तो 262 मिलियन पीपल एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो ये साइक्लोन से इनका अफेक्ट होता है। और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट लगाया है कि 200 मिलियन जो सिटी रेजिडेंट्स हैं वो स्टॉर्म और अर्थक्वेक से जो अफेक्टेड होते हैं 2050 में, और उनका नंबर जो है 200 मिलियन तक पहुंच जाएगा। 1891 से 2020 तक जो है 313 साइक्लोन जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर आए हैं, जिसमें से 130 जो साइक्लोन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में थे, और इसमें से वेस्ट कोस्ट में 31 साइक्लोन आए हैं, जबकि 282 जो साइक्लोन हैं वो ईस्ट कोस्ट को क्रॉस कर गए थे। तो इस प्रकार का जो साइक्लोन है वो अभी देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़े नंबर में। उड़ीसा के कोस्ट को जो 97 साइक्लोन्स का सामना करना पड़ा था, और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को 79, तमिलनाडु को 58, वेस्ट बंगाल को 48, गुजरात को 22, और महाराष्ट्र और गोवा को 7, और केरला कोस्ट पे 2 साइक्लोन्स आए थे। तो इस प्रकार से जो हर स्टेट जो कोस्टल स्टेट है उसमें साइक्लोन्स को झेलना पड़ता है, जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा नंबर इन्होंने यहाँ पे लिया है। इसी वजह से साइक्लोन की वजह से एक जो फाइनेंशियल बर्डन है वो फाइनेंशियल बर्डन भी स्टेट के ऊपर पड़ता है। उस फाइनेंशियल बर्डन के कारण जो है जो फंड्स हैं वो इस और डाइवर्ट करने पड़ते हैं एक बड़ी मात्रा में, तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेट के साथ में देखने को मिलती है। तो अमोंग द इसमें नेचुरल डिजास्टर जो हैं वो साइक्लोन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर पे ये आते हैं। 15% जो साइक्लोन के द्वारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। भारत में ये 12,388 पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो इसके कारण मरे हैं 1999 से 2000 तक का अगर डाटा हम देखें। और 32,615 मिलियन जो इसमें एस्टिमेट लगाया गया है जो नुकसान हुआ है। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव इसे माना जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फ्लड के कारण डैमेज होता है वो 62% के समथिंग होता है, और जो 33% फ्लड के कारण होता है, 42% अर्थक्वेक के कारण होता है, और जो 15% इसमें साइक्लोन के द्वारा बताया गया है। तो तीसरे नंबर पे जो सबसे भयानक जो डिजास्टर माना जाता है वो साइक्लोन को माना जाता है। और हालांकि साइक्लोन में मरने वाले लोगों की संख्या 1999 से आप देखेंगे तो वो कम हुई है। उस समय जो संख्या थी वो 10,378 थी, और अभी ये 2020 में ये 110 ही रह गई है। तो इन लोगों की जान बचाने में तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा कर लिया जाता है। इसी वजह से जो लोगों की जान ज़्यादा नहीं जाती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड को जो नुकसान होता है वो बहुत ही भारी नुकसान होता है। तो इसी वजह से जो है इसी प्रकार का सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। और पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसी को भारी नुकसान होता है। लगभग 1999 से अगर 2020 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2,990 मिलियन डॉलर्स के समथिंग जो है वो नुकसान यहाँ पे हुआ है, 14,920 के मिलियन के रेंज का। तो इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म जो है वो मेजर्स यहाँ पे अपनाए जाने चाहिए, और इस डैमेज को होने से रोका जाना चाहिए। और इसी के द्वारा जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो 13% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया में जो जीडीपी का लॉस होता है वो 1.8% के समथिंग अभी होता है, और 2050 में इसके और भी बढ़ने की संभावना है। और इंडिया में अराउंड 2% जो जीडीपी है और 50% टोटल रेवेन्यू है उन दो
1999 से 2020 तक का, उसमें यहाँ पर लॉस हुआ है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट जो 2021 की है, उसमें इंडिया को सेवेंथ जो वर्स्ट रेट कंट्री बताया गया है। इसमें सेवेंथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाली कंट्री, इसमें भारत को बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 2019 से भारत में जो है वेदर रिलेटेड, जो मौसम से संबंधित जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया में जो 2267 जो ह्यूमन लाइफ्स हैं, उनका भी यहाँ पे लॉस, और 68,812 मिलियन जो है परचेजिंग पावर में भी भारत की कमी आई है। क्योंकि इससे जो लॉस होता है, उसमें इमीडिएट यहाँ पर फंड रिलीज करना पड़ता है और इमीडिएटली इसको जो है वो देखना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर फंड डाइवर्जन की वजह से ये परचेज पावर में जो कमी है वो देखने को मिली। उसी साल जो है वो इंडिया ह्यूमन डेथ में और इकोनॉमिक लॉस में एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, जो जिस प्रकार से साइक्लोन आता है, उसमें भी नंबर वन की पोजीशन इंडिया को देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि इस इन नेचुरल कैलेमिटीज को हम आने से अगर रोक सकते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हम नेचर की केयर करके नेचर को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाएं, और इसी सरफेस का जो टेम्परेचर है उसे वापस से लोअर डाउन करके, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति है उसे कम कर कर इस प्रकार की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जिस प्रकार से ये धीरे धीरे हुआ है, उसी प्रकार से ये धीरे धीरे ठीक भी होगा। इसके साथ ही जो स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, उसे भी सेंटर के द्वारा थोड़ी हेल्प की जानी चाहिए, और सेंटर स्टेट को दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तभी जाके जो स्टेट के ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन है उसमें भी कमी आएगी, और स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्टेट को और सेंटर को यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए, तभी जाके ऐसी प्रॉब्लम से निपटा जा सकेगा। क्योंकि ये कोस्टल स्टेट है, तो इसमें स्टेट का कोई इसमें गलती नहीं है। इसी वजह से सेंटर को भी उन्हें कॉपरेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडियन इकोनॉमी को लेकर की गई है। पेंडेमिक से लेकर अभी तक जो इंडियन इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में इंडियन इकोनॉमी आ गई है। उसी के रिवाइवल को लेकर यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे रिवाइव करने की जो इमीडिएट ज़रूरत है उसे यहाँ पर बताया गया है कि इमीडिएटली इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव भारत सरकार को करना चाहिए, और इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं उन्हें लेना चाहिए, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी वापस से इमीडिएटली रिवाइव हो सके। इस यहाँ पर बताया गया है कि जो पेंडेमिक अभी यहाँ पर हुआ था, तो हमने भी देखा था कि पेंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था, सबसे ज़्यादा जो फोकस एरिया जो गवर्नमेंट का था, वो इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, और जो वैक्सीन से रिलेटेड जो भी वर्क जो गवर्नमेंट कर सकती थी उसे फास्टेस्ट स्पीड में करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए थे। इसीलिए जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक जो यहाँ पर स्टेप था, वो इकोनॉमिक यहाँ पर आप फंड्स को अगर लेकर बात करेंगे, तो फंड्स का जो डाइवर्जन है वो वैक्सीनेशन के प्रोक्योरमेंट की तरफ ज़्यादा था। क्योंकि दिसंबर तक जो इन्होंने सभी जो एडल्ट्स हैं उन्हें वैक्सीनेट करने की बात यहाँ पर कही है, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि मेजर जो कंट्रीज, भारत ही नहीं, मेजर जो डेवलपिंग कंट्रीज को से लेकर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने भी अपनी जो फंड्स हैं उनको वैक्सीनेशन के प्रोक्योरमेंट की तरफ डाइवर्ट किया था, और वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट ही सबसे प्रायोरिटी लेवल पर किया था अन्य कार्य को छोड़कर। लेकिन जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में इस प्रकार का प्रॉब्लम फंड्स को लेकर नहीं होता है। वहाँ पर बहुत अच्छे तादाद पर उनके जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो फंड्स में जो मनी है वो अवेलेबल होती है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ग्लोबल जो गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर डाटा अगर हम देखें, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, और जो राहत के जो पैकेज हैं वो वहाँ पर विदेशों में या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी देखे गए, तो वहाँ पर भी एक बहुत ग्राउंड लेवल पर इन पैकेज को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन भारत में इस प्रकार के पैकेज प्रोवाइड तो करे गए, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट ना तो इकोनॉमी पर देखने को मिला और ना ही पब्लिक पर देखने को मिला। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इसलिए इसमें
यह सजेशन दिया गया है कि इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि ये पेंडेमिक से रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमी में जो डाउनफॉल आया है, लगभग 7% का फर्स्ट ईयर में आया था, तो इस प्रकार इस डाउनफॉल को हमें बचाना चाहिए और इसे फर्दर डाउन होने से रोकना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी जो देश की है वो स्ट्रांग हो सके। और जो काफ़ी सारे जो एरियाज हैं जो अभी डाउनफॉल में ही थे, जैसे कि आप माने कि होटल इंडस्ट्री है वो एकदम बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, फूड इंडस्ट्री है वो बिल्कुल एकदम डाउनफॉल पर है। तो इन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करना चाहिए और वापस से रिवाइव करके इनमें जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है उस प्रॉब्लम को लेकर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर भी कुछ काफ़ी अच्छे जो संकेत हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। वैक्सीन को अगर आप देखें तो फाइजर की जो वैक्सीन है उसमें अभी एक रिसर्च सामने आई है कि फाइजर की वैक्सीन में जो सेकंड डोज देने के बाद में भी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होते जाता है। और इस प्रकार से जो एक वापस से एक निश्चित समय के बाद में इस वैक्सीन को वापस से लगाने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो इस प्रकार की, और इस बात की और इसमें इशारा किया गया है। दूसरा जो है एक ऐसे एंटीबॉडी का भी अभी यहाँ पर फाइंडिंग किया गया है, जिसमें कि नए जो स्ट्रेन है उससे लड़ने की क्षमता है। डेल्टा वेरिएंट जो अभी यहाँ पर चल चल रहा है उससे लड़ने की जो क्षमता है उसमें है। तो इस प्रकार से जो वायरस को अगर हम लेकर चले तो वायरस में भी नए नए जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं। वायरस भी बहुत जो चालाक है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके अलावा जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को लेकर भी जैसे जैसे वायरस अपना जो चेंजेस करता है वैसे ही वैक्सीन में जो चेंजेस हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो दोनों में ही डेवलपमेंट एक पैरेलल लेवल पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सारा ध्यान वैक्सीन के ऊपर और वायरस के ऊपर है, उसे हमें इकोनॉमी को रिवाइव करने में भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और इकोनॉमी को रिवाइव करके देश को वापस से विकास की जो उसकी पटरी पर लाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि इकोनॉमी की तरफ ध्यान देकर देश का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से वापस से चलाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडियन जो वुमेन्स हैं, जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, जो घर का जो काम करती हैं, उनके किचन की स्थिति को लेकर इसमें बात की गई है। जो फूड जो बनाने के लिए जो आज भी जो लकड़ियां और इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है, काऊ डंग जिसे कहा जाता है और कंडे जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है, उनका यूज़ आज भी इन फीमेल्स के द्वारा जो किया जाता है, वुमेन्स के द्वारा किया जाता है फूड बनाने के लिए। तो उसको लेकर इसमें बात की गई है कि काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स और सब चीज़ें चलाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है वो इसके यूज़ में नहीं हुआ है। जो 1980s में, 80s में, 90s में आप देखेंगे कि जो चूल्हे होते हैं उन चूल्हे को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर तरीके से चलाने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, लेकिन जब सब्सिडी इस स्कीम से हटा ली गई तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक है उन पब्लिक ने कुछ खास इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया और सब्सिडी हटाने पर जो वो उनका जो पुराना तरीका था चूल्हा यूज़ करने का, उसी तरीके से उन्होंने वापस से चूल्हे को यूज़ करना शुरू कर दिया। इस चूल्हे में जो लकड़ी जलाई जाती है उस लकड़ी से जो धुआं उत्पन्न होता है, कावड़ंग से जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही होते हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स के लिए तो नुकसानदायक होते ही हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें देखने को मिली है। इसके बाद में जो 2013 में LPG को लेकर जो पहल स्कीम चालू की गई थी उसमें भी LPG के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, उसमें भी जो सिग्निफिकेंट जो असर है वो पब्लिक पर देखने को नहीं मिला था। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला योजना जो शुरू करी 2016 में, उसके बाद में जो इसमें सब्सिडी जो दी गई उस सब्सिडी के बाद में 94 हाउस होल्ड्स पर
अगर एक डाटा की बात करें तो 94 हाउस होल्ड्स पर जो एलपीजी का जो सिलेंडर है, एलपीजी का जो कनेक्शन है वो तो मिल गया था, लेकिन जो उस कनेक्शन का यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो हाउस होल्ड होते हैं वो इस एलपीजी के कनेक्शन का यूज़ या तो चाय बनाने के लिए करते हैं या स्नैक्स बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जो मेन कोर्स जो होता है, मेन फूड जो होता है, उसको बनाने के लिए वो अभी भी लकड़ियों का ही यूज़ करते हैं और लकड़ियाँ जलाकर ही उसका जो भोजन है वो तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से जो रिफिल करने का जो प्रोसेस होता है इस सिलेंडर को, अगर सिलेंडर खाली हो जाता है तो वो भी जो घर के जो पर्सन्स होते हैं, जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो आदमी अगर ये डिसीजन लेते हैं कि इसे रिफिल नहीं कराना है तो ऐसी स्थिति में वो रिफिल नहीं होता है। और ये जो डाटा है वो 40%, 48% जो डाटा अभी अवेलेबल है कि इस प्रकार का जो रिफिल है वो इस स्कीम में नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो जब ऐसा होता है तो उन्हें उसी चूल्हे का जो यूज़ है वो करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वापस से वही सेम स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद में भी उज्ज्वला 2.0 जो अभी स्कीम वापस से इसे रिवाइव किया गया था, लेकिन जो सिग्निफिकेंट इसमें जो असर है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि जो और बेहतर जो तरीके हैं, बेहतर जो तरीकों से डिफरेंट जो तरीके हैं, जैसे कि सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं, सोलर चूल्हे का भी ऊपर उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उन अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज़ करके हम जो इस स्थिति को है वो सुधार सकते हैं, और जो हमारे पर्यावरण को इसके कारण जो नुकसान हो रहा है उससे इनको सजग कर सकते हैं। सिलेंडर का जो प्राइस है वो भी हाई होना भी यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो गरीब आदमी के लिए बनी हुई है। ये एक जो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी होता है जो महीने के 4 या 5 हज़ार जो रुपए यहाँ पे वो कमाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार सिलेंडर खरीद के उसमें सब्सिडी लेना। तो इसलिए वह जो प्रॉब्लम है वो पुअर पीपल के साथ में देखने को मिलती है। और जो इस प्रकार की योजना जो एलपीजी को लेकर चलाई जाती है वो नॉन पुअर के लिए तो ठीक है, लेकिन पुअर पर्सन के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत बताई गई है, और एक हेल्दी वे कुक करने के लिए डेवलप करने के यहाँ पे सजेशन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो बात की गई है वो भुवन युक्त धारा से संबंधित की गई है। केंद्रीय विकास और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अब भुवन युक्त धारा के अंतर्गत आज जारी किए गए नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पर आधारित जानकारी का उपयोग करते हुए नए मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में जो सुविधा है वो प्राप्त होगी। इस प्लेटफॉर्म से विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास से कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटर शेडिंग प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो जियो टैगिंग है वो जियो टैगिंग करने में इससे आसानी होगी, इससे जो है वो मदद मिलेगी। तो इसी के लिए ये जो भुवन युक्त धारा है उस पोर्टल का जो है लॉन्च अभी किया गया है। आप फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा कि जो भुवन युक्त धारा किससे संबंधित है, ये जियो टैगिंग करता है। और जियो टैगिंग के द्वारा जो ये सारी स्कीम्स जो यहाँ पर नाम लिए गए हैं, इसमें जो फील्ड है जहाँ पर वर्क किया जाना चाहिए उसका जो यहाँ पर उसको फाइंडिंग है यहाँ पर इस पोर्टल के द्वारा इस तरीके से की जा सकती है। तो उसी के बारे में इस न्यूज़ में जो पोर्टल जो है वो कल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।